यहाँ पर हम देख रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे। तो आगे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं बाकी इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर, यानी कौन सी मोटर है सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर यूज की जाती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर हम जो मोटर यूज करते हैं वो मोटर होती है हमारी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर है? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर क्या होता है, लो स्टार्टिंग करंट होती है एंड मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क होता है। यानी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है, लो स्टार्टिंग करंट एंड मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क। लो स्टार्टिंग करंट यानी हम कह सकते हैं कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर लो स्टार्टिंग टॉर्क होती है, लो स्टार्टिंग करंट होती है, और यहाँ पर मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क होता है। टॉर्क के बारे में बात करें तो टॉर्क रहेगा मॉडरेट, मॉडरेट स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रहता है। सो दीज मोटर आर यूज्ड इन फैन, ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, लैचेज, एयर कंडीशनर, फैन, इन सभी में हम यूज करते हैं। तो इसकी अगर हम एप्लीकेशन देखें स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसका, फैन के अंदर हम यूज करते हैं, ब्लोअर्स के अंदर हम यूज करते हैं इसका, ब्लोअर्स हम इसका यूज है सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर करते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर करते हैं इसका, वॉशिंग मशीन, और हम ग्राइंडर लैचेज के अंदर हम यूज कर सकते हैं इसका, ग्राइंडर, ग्राइंडर के अंदर यूज कर सकते हैं इसका, लैचेज के अंदर यूज करते हैं, एंड एयर कंडीशनिंग फैन के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं, एयर कंडीशनिंग फैन। यहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। दीज मोटर आर अवेलेबल इन दिस साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.05 किलोवाट से 0.5 किलोवाट तक हम इसकी रेंज का उपयोग करते हैं। 0.05 किलोवाट टू 0.5 किलोवाट रेंज तक हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस मेथड है, तो हम यहाँ पर सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस मेथड है जो कि पेसिफिस्टिक मेथड भी कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वोल्टेज रेगुलेशन का एक मेथड है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वोल्टेज रेगुलेशन, जिसको हम पेसिमिस्टिक मेथड भी कहते हैं। वो कौन सा मेथड है वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने का, उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे वोल्टेज अगर हमें रेगुलेट करना है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन का एक मेथड है, उस वोल्टेज रेगुलेशन के मेथड को हम कहते हैं पेसिमिस्टिक मेथड भी हम कहते हैं, पेसिमिस्टिक मेथड। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसको हम पेसिमिस्टिक मेथड भी कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का, वो है हमारा ईएमएफ मेथड, ईएमएफ मेथड। ईएमएफ मेथड को हम पेसिमिस्टिक मेथड भी यहाँ पर कह सकते हैं। नॉर्मली फॉर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन वी यूज सम मेथड, जैसे कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस और ईएमएफ मेथड भी हम यूज करते हैं। किसके लिए? हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन के लिए हम इन मेथड का यूज करते हैं, जैसे सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड भी हम यूज करते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में क्या होता है, ये मेथड नंबर 1 है वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। इसके अंदर क्या होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड के अंदर, दिस सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। यानी अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन
अल्टरनेटर का कैलकुलेट करना हो तो हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है वो हम यूज करते हैं, अदरवाइज हम ईएमएफ मेथड यूज करते हैं। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड हम कहाँ यूज कर रहे हैं? अगर हमें किसका वोल्टेज रेगुलेशन करना है, अल्टरनेटर के लिए हम इसका यूज करते हैं, अल्टरनेटर। The synchronous impedance method or EMF method is based on the concept of replacing the effect of armature reaction by an imaginary reactance। यानी इस synchronous impedance reactance मेथड में हम क्या करते हैं, जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इमेजिनरी रिएक्टेंस से। किससे रिप्लेस कर देंगे? उसको हम रिप्लेस कर देंगे इमेजिनरी रिएक्टेंस से, इमेजिनरी रिएक्टेंस से। तो इस मेथड में हम ऐसा करते हैं कि आर्मेचर रिएक्टेंस इफेक्ट है उसको हम इमेजिनरी रिएक्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। और इस मेथड के अंदर और क्या होता है, दिस मेथड गिव्स रिजल्ट विच इज हायर देन द ओरिजिनल वैल्यू। तो ये मेथड जो वैल्यू देता है वो रिजल्ट इस तरीके का देगा कि दैट इज हायर देन द ओरिजिनल वैल्यू, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पेसिमिस्टिक मेथड। इसलिए हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है या फिर ईएमएफ मेथड है इसको हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक मेथड। यानी हम ईएमएफ जो मेथड है इसको सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड बोल सकते हैं, पेसिमिस्टिक मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट है ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा हमें देता है। फॉर कैलकुलेटिंग द रेगुलेशन द सिंक्रोनस मेथड रिक्वायर द आर्मेचर रिएक्शन पर फेज। तो यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, रेगुलेशन कैलकुलेट करना है, तो सिंक्रोनस मेथड है उसको क्या जरूरत पड़ेगी, आर्मेचर रिएक्शन पर फेज हमें जरूरत पड़ेगी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, एंड दी शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी तीन चीज़ों की यहाँ पर जरूरत पड़ती है अगर हमें एक वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है सिंक्रोनस मेथड से। तो एक तो हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन पर फेज की जरूरत पड़ती है, आर्मेचर रिएक्शन पर फेज। दूसरी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। और तीसरी हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं आर्मेचर टर्न मेथड की बात वोल्टेज रेगुलेशन का एक दूसरा मेथड है आर्मेचर टर्न मेथड, इसके बारे में हम बात करते हैं। मेथड है आर्मेचर टर्न मेथड, आर्मेचर टर्न मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज ईएमएफ मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, जैसे ईएमएफ नहीं कहेंगे, इसको एमएमएफ मेथड कहेंगे। जो आर्मेचर टर्न मेथड है इसको हम कहेंगे एमएमएफ मेथड, यानी इसको हम एमएमएफ मेथड के नाम से भी जानते हैं। इट गिव्स ए वैल्यू विच इज लोअर देन द ओरिजिनल वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक मेथड। ये लोअर वैल्यू देता है ओरिजिनल वैल्यू से, लोअर वैल्यू रिजल्ट कंपेयर टू ओरिजिनल वैल्यू, यानी ओरिजिनल वैल्यू से लोअर वैल्यू देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक मेथड, ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक मेथड हम इसको बोलते हैं। टू कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन बाय एमएमएफ मेथड और आर्मेचर टर्न मेथड सम इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जरूरत पड़ती है अगर इसके द्वारा हमें वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है। पहली तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग पर फेज, रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग पर फेज। दूसरी हमें जरूरत पड़ती है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एट सिंक्रोनस स्पीड, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एट सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। और तीसरी हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पर
फील्ड करंट एट रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट, फील्ड करंट एट रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। यानी यहाँ पर हमें फील्ड करंट की जरूरत पड़ेगी एट शॉर्ट सर्किट करंट, और ओपन सर्किट करंट की जरूरत पड़ती है एट सिंक्रोनस स्पीड। तीसरा हमारे पास एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर ट्रायंगल मेथड। ये भी वोल्टेज रेगुलेशन का मेथड है। मेथड का नाम है यहाँ पर पॉइंटर ट्रायंगल मेथड, POT। तीसरा मेथड है वोल्टेज रेगुलेशन का, POTIER, पॉइंटर ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड। पॉइंटर ट्रायंगल मेथड क्या कहता है? दिस मेथड डिपेंड ऑन द सेपरेशन ऑफ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ आर्मेचर एंड इट्स इफेक्ट। तो ये मेथड किस पर डिपेंड करता है? सेपरेशन ऑफ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ आर्मेचर एंड इट्स इफेक्ट। सेपरेशन ऑफ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ आर्मेचर, लीकेज reactance of armature and its effect, its effect। दूसरा यहाँ पर क्या किस लिए यूज करते हैं पॉइंटर ट्रायंगल मेथड को? इट इज यूज टू ऑब्टेन द लीकेज रिएक्टेंस एंड फील्ड करंट इक्वलेंट टू आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका किसके लिए यूज किया जाएगा? हम यूज करेंगे ऑब्टेन टू लीकेज रिएक्टेंस एंड फील्ड करंट, ऑब्टेन टू लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज reactance, obtain to leakage reactance and filled current, and filled current equivalent to armature reaction, equivalent to armature reaction। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसको हम कहेंगे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, यानी कि फिक्स वैल्यू देता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ये। कौन सा? पॉइंटर ट्रायंगल मेथड। For calculating the regulation, it require open circuit characteristics and zero power factor characteristics। तो यहाँ पर ओपन सर्किट characteristics और जीरो पावर फैक्टर characteristics को जरूरत होती है अगर हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन के लिए इसको किसकी जरूरत होती है? कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर जरूरत होती है, एक तो ओपन सर्किट characteristics की जरूरत होती है, ओपन सर्किट characteristics, और एक यहाँ पर जरूरत होती है किसकी? जीरो पावर फैक्टर characteristics की, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर जरूरत होगी। अब हम बात करें यहाँ पर जैसे इस मेथड के अंदर कौन कौन से एजम्पशन हैं वो लिए जाते हैं। जब भी हम इस मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं तो हमें कुछ एजम्पशन लेने पड़ते हैं। वो कौन कौन से एजम्पशन है? पहला एजम्पशन लेना पड़ता है आर्मेचर रिएक्टेंस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, दी आर्मेचर रिएक्टेंस नेगलेक्टेड, यानी आर्मेचर रिएक्टेंस को हम नेगलेक्ट कर देंगे। दूसरा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है टेकन ऑन नो लोड एक्यूरेटली, रिप्रेजेंट द रिएक्टेंस बिटवीन द एमएमएफ एंड वोल्टेज ऑन लोड। तो यहाँ पर जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाती है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाती है ऑन नो लोड। तो नो लोड पर यहाँ पर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाएगी, और नो लोड पर एक्यूरेटली यहाँ पर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाती है। और ये क्या शो करती है? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जो नो लोड पर ली जाती है ये शो करती है रिलेशन बिटवीन एमएमएफ एंड वोल्टेज ऑन लोड, एमएमएफ एंड वोल्टेज ऑन लोड।
वोल्टेज ऑन लोड। तीसरा यहाँ पर क्या करते हैं, लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन, यानी एक्साइटेशन से इंडिपेंडेंट रहेगा, तो हम कहेंगे लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन। और नेक्स्ट होता है इसका एजम्पशन, हम लेते हैं चौथा नंबर का एजम्पशन, आर्मेचर रिएक्शन एमएफ इज कांस्टेंट है। आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ इज कांस्टेंट, तो आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ है यहाँ पर कांस्टेंट हमें रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, किसके लिए बात करेंगे हम, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफार्मर से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, यानी कि जब भी ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या रिसीव होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के अंदर भी बात किसकी कर रहे हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है। पहला तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ हम मेजर कर सकते हैं। पहला तो हम शंट ब्रांच पैरामीटर है इक्विवेलेंट सर्किट का, वो मेजर कर सकते हैं, शंट ब्रांच पैरामीटर। दूसरा हम टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर भी मेजर कर सकते हैं, टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। तीसरा हम कोर लॉस एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं, कोर लॉस एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ये भी हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर और क्या होता है। जैसे ओपन सर्किट जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसफार्मर के अंदर उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक इट इज डन बाय कीपिंग वन ऑफ द वाइंडिंग ओपन विदाउट लोड, यानी कि एक वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर को हमें क्या करना होगा, ओपन रखना होगा, विदाउट लोड रखना होगा। यूजुअली हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज ओपन, यानी हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर की जो एचवी वाइंडिंग है उसको हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। एंड अप्लाइंग रेटेड वोल्टेज टू अदर वाइंडिंग, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग को तो हम ओपन कर देते हैं और रेटेड वोल्टेज है यहाँ पर अदर वाइंडिंग पर अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ पर ट्रांसफार्मर का किया जाता है। अप्लाइंग रेटेड वोल्टेज टू अदर वाइंडिंग यूजुअली लो वोल्टेज वाइंडिंग बिकॉज ईयरलियर टू अप्लाई रेटेड वोल्टेज, यहाँ पर जैसे इजियर है रेटेड वोल्टेज प्राइमरी पर अप्लाई करना, इसलिए हमें लो वोल्टेज वाइंडिंग पर रेटेड वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को यहाँ पर ओपन सर्किट में ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर ओपन कर देते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं यहाँ पर, द करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस टर्मिनल in the no load current at low power factor corresponding to core loss component। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो करंट ड्रॉन होगी इस टर्मिनल के थ्रू, यानी हाई वोल्टेज के थ्रू जो करंट ड्रॉ होगी क्योंकि ओपन सर्किट कर दिया हमने, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस टर्मिनल इज द नो लोड करंट। तो हम कहेंगे कि जो एचवी साइड जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर है, लो वोल्टेज साइड तो हमने अप्लाई कर दिया है रेटेड वोल्टेज, तो इसको हमने बन लिया लो वोल्टेज वाइंडिंग, और ये ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग है हमने क्या कर दी है, ओपन कर दी है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी इसको हम बोलेंगे नो लोड करंट, नो लोड करंट एंड लो पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू कोर लॉस कंपोनेंट। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कोर लॉस जो कंपोनेंट है उनके बारे में हमें पता चल जाएगा। सिंस नो लोड करंट इज वेरी स्मॉल
इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू दी कॉपर लॉस। तो नो लोड का जो करंट है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इसलिए यहाँ पर कॉपर लॉस में ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। कोर लॉसेज इज कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग दी अप्लाइड वोल्टेज एंड नो लोड करेंट। तो कोर लॉसेज है यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। कोर लॉस कंपोनेंट किसके द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं? नो लोड करंट, नो लोड करंट एंड टू वोल्टेज, यानी अप्लाइड वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोर लॉस कंपोनेंट है, यानी कोर लॉस हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और कॉपर लॉस में ये जो नो लोड करंट है वो कंट्रीब्यूट यहाँ पर नहीं करेगी। नेक्स्ट हम देखें कि एज दी सेकेंडरी साइड इज ओपन, जो क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट टेस्ट में क्या होता है, सेकेंडरी साइड यानी हाई वोल्टेज साइड ओपन होती है। द एंटायर कॉइल विल बी प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। तो पूरी कॉइल है हमारी क्या हो जाएगी, इंडक्टिव हो जाएगी। सो द पावर विल बी लैगिंग ड्यू टू द इंडक्टिव प्रॉपर्टी। और जैसे ही हम कह सकते हैं कि एंटायर जो कॉइल है वो हमारी इंडक्टिव हो जाएगी, इंडक्टिव की वजह से यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी यहाँ पर लैगिंग हो जाएगी, पावर की प्रॉपर्टी लैगिंग हो जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर लो पावर फैक्टर होगा। तो इस वजह से इस कंडीशन में क्या होगा, लो पावर फैक्टर होगा। और लो पावर फैक्टर वाट मीटर इज यूज्ड इन दी ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर लो पावर फैक्टर वाट मीटर हम यूज करते हैं, क्योंकि लैगिंग हो जाता है इंडक्टिव की वजह से, क्योंकि इंडक्टिव प्रॉपर्टी पूरी कॉइल की हो जाती है जैसे ही हम सेकेंडरी साइड को ओपन करते हैं। और लो पावर फैक्टर वाट मीटर हम यूज करते हैं ताकि ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म कर सके ट्रांसफॉर्मर के अंदर। एक और यहाँ पर आता है, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट क्या क्या चीज फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, कोर लॉस है ट्रांसफॉर्मर का वो हम फाइंड कर सकते हैं, नो लोड करंट है वो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रेफर टू मटेरियल साइड, मीटरिंग साइड वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू मीटरिंग साइड वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। और चौथा हम क्या कर सकते हैं, संट ब्रांच पैरामीटर है, जैसे मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। संट ब्रांच पैरामीटर, संट ब्रांच पैरामीटर भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। संट ब्रांच पैरामीटर क्या है हमारे, जैसे मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस। तो ये सारी चीजें हम ओपन सर्किट टेस्ट से फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साथ में ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करेंगे, हम प्राइमरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और सेकेंडरी को हम अप्लाई कर देते हैं। इट इज डन बाई शॉर्टिंग वन ऑफ द वाइंडिंग टर्मिनल, यानी एक वाइंडिंग को हमें शॉर्ट करना होगा। तो यूजुअली लो वोल्टेज जो टर्मिनल होता है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है और ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है मान लीजिए। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं इस तरीके से, और ये हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो लो वोल्टेज टर्मिनल को हम यूजुअली क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एंड अप्लाई स्मॉल वोल्टेज अक्रॉस दी अदर वाइंडिंग टर्मिनल। जैसे कि सेकेंडरी की साइड हम क्या करते हैं, स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जबकि हम ओपन सर्किट टेस्ट कर देते हैं तो रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम स्मॉल वोल्टेज है, अदर साइड ऑफ वाइंडिंग है, यानी वाइंडिंग है एचवी वाइंडिंग की साइड हम स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी हाई वोल्टेज टर्मिनल की साइड हम स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्योंकि द करंट, बिकॉज द करंट इन द एचवी टर्मिनल विल बी लेस एंड इजी टू हैंडल। क्योंकि हाई वोल्टेज की साइड जो करंट है वो लेस होती है और उसको हम इजिली यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, इसलिए स्मॉल वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। Because the current in the HV terminal will be less and easily handled. And using a wattmeter to measure the power dissipation in the low voltage terminal। और यहाँ पर जो वाटमीटर हम यूज करते हैं लो वोल्टेज की साइड, और यहाँ पर किस लिए मेजर करेंगे, लो वोल्टेज टर्मिनल पर जो भी पावर डिसिपेट हो रही है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर हम वाटमीटर यूज करेंगे। वाटमीटर विल इंडिकेट दी फुल लोड कॉपर लॉसेज। तो यहाँ पर जो वाटमीटर लो वोल्टेज की साइड जो वाटमीटर लगाया जाएगा वो क्या बताएगा हमें, फुल लोड कॉपर लॉस बताएगा।
कॉपर लॉस, यानी फुल लोड कॉपर लॉस मेजर करना है, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम परफॉर्म कर देते हैं। इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज शॉर्ट सर्किटेड, यानी हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर देंगे। प्राइमरी को तो शॉर्ट सर्किट नहीं किया है, यहाँ पर सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट करना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सेकेंडरी को शॉर्ट करेंगे तो हमारी ये क्या होगी, सेकेंडरी हमारी लो वोल्टेज होगी और ये हमारी हाई वोल्टेज होगी। तो यहाँ पर हम स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ऐसी वोल्टेज साइड। तो यहाँ से इसको स्मॉल वोल्टेज को हम हटा देंगे और यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे स्मॉल वोल्टेज को, एच वी साइड स्मॉल वोल्टेज। और वॉट मीटर हम कहाँ करेंगे, फुल लोड कॉपर लॉसेज हैं हम यहाँ से प्राप्त करेंगे, यानी कि सेकेंडरी की साइड से फुल लोड कॉपर लॉसेज हम प्राप्त करेंगे इधर की साइड से। तो सेकेंडरी साइड को यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर के अंदर। एज द सेकेंडरी साइड इज शॉर्ट सर्किटेड एंटायर कॉल विल बी प्योरली रेजिस्टिव। जैसे ही सेकेंडरी साइड को शॉर्ट कर दिया तो ये प्योरली क्या हो जाएगी, रेजिस्टिव हो जाएगी, यानी पूरी कॉइल हमारी रेजिस्टिव हो जाएगी। तो इसका मतलब पूरी कॉइल रेजिस्टिव हो जाएगी तो पावर फैक्टर है वो हाई हो जाएगा या फिर यूनिटी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा या फिर हाई हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूनिटी। रेजिस्टिव कॉइल यहाँ पर पूरी रेजिस्टिव बन जाने की वजह से पावर फैक्टर हमारा यूनिटी हो जाता है। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या क्या चीज़ है वो फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में बात करें, यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है। पहला तो इससे फुल लोड कॉपर लॉसेज हैं या फिर ओमिक लॉसेज हैं यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ये हमने दे लिया है कि फुल लोड कॉपर लॉसेज, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, ओमिक लॉसेज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ओमिक लॉसेज, ये भी फाइंड कर सकते हैं हम, ओमिक लॉस। दूसरा हम इससे फाइंड कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, क्या फाइंड कर सकते हैं, दूसरा दूसरा हम शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ से फाइंड की जा सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर में हमें मान लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पर दी हुई है। जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर किस तरीके से होता है, सिंगल एक वाइंडिंग होती है इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में, और इससे यहाँ पर आउटपुट ले लिया तो ये सेकेंडरी हो जाएगी। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। अब इस ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पर दे रखा है। प्राइमरी वोल्टेज दे रखा है ऑटो ट्रांसफार्मर 200 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा है 120 वोल्ट। ये सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा है। इट सप्लाइज ए लोड ऑफ 15 किलोवाट एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो लोड दे रखा है यहाँ पर 15 किलोवाट और इसको यूनिटी पावर फैक्टर पर सप्लाई कर रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर पर इसको सप्लाई कर रहा है। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द पावर ट्रांसफर टू लोड बाई कंडक्शन। तो पावर ट्रांसफर कितनी हो रही है वो हमें कैलकुलेट करनी है, और कंडक्शन मेथड से पावर ट्रांसफर कितनी हो रही है वो हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है और एक हमारा क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। अब ये तो हमारे ने बना दिया ऑटो ट्रांसफार्मर। अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम देखें, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किस तरीके से होता है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हमारा इस तरीके से होता है। जैसे ये हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, टू वाइंडिंग, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जैसे करंट यहाँ पर जो फ्लो होती है वो I2 फ्लो होगी, यहाँ पर V2 होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो V1 माइनस V2 होगा, यहाँ पर करंट है I1 फ्लो होगी। ये है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर हम बात करें जैसे कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें V1 होगा ये वाला, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा ये V1 माइनस V2 होगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा सिर्फ V2 होगा। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर जैसे I1 करंट फ्लो होगी, यहाँ पर इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी इधर से वो होगी I2 करंट फ्लो होगी। तो हम बात करें इधर की साइड जो करंट फ्लो होनी चाहिए I2 की साइड, क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो I2 फ्लो होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो करंट आएगी, जैसे यहाँ से करंट यहाँ से करंट, तो I2 माइनस I1 करंट आएगी यहाँ से। तो इसमें से इसको करेंगे माइनस, क्योंकि I1 में से
ये वाली करंट जुड़ जाएगी, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो हमारे सिर्फ I2 बचेगी। तो यहाँ पर करंट I2 फ्लो होगी, और ये वाली जो करंट है ये है हमारा I2 माइनस I1। तो नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर सेकेंडरी में 92 होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जैसे इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर द पावर इज ट्रांसफर्ड बाय बोथ इंडक्शन एंड कंडक्शन। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या है, जैसे ये हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में पावर जो ट्रांसफर होती है, एक तो इंडक्शन के द्वारा भी होती है, और एक यहाँ पर कंडक्शन के द्वारा भी होती है पावर ट्रांसफर। तो दोनों के द्वारा हमें ज्ञात करनी है, सिर्फ कंडक्शन के द्वारा ज्ञात करनी है, इंडक्शन के द्वारा भी हम कैलकुलेट कर लेंगे कॉन्सेप्ट के लिए। तो while in case of two winding transformer the power is transferred only induction। और यहाँ पर टू वाइंडिंग में पावर जो ट्रांसफर होती है वो किसके द्वारा होती है, यहाँ पर सिर्फ पावर ट्रांसफर होती है इंडक्शन के द्वारा। तो केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफर इज मोर देन दी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो केवीए रेटिंग होती है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वो ज़्यादा होती है। तो हम कहेंगे केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज ग्रेटर देन दी केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। अब इसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का जो टर्न रेशो होता है, टर्न रेशो को हम डिनोट कर देते हैं अल्फा से, या ए से डिनोट कर देते हैं टू वाइंडिंग के लिए। टू वाइंडिंग के लिए A2 हम ले लेते हैं। A2 का जो टर्न रेशो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, यानी V1 माइनस V2 डिवाइड बाई V2। तो ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं N1 माइनस N2 डिवाइड बाई N2। ये होता है हमारा टर्न रेशियो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए। अब ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए बात करें, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए टर्न रेशियो क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए टर्न रेशियो होता है, तो इसके लिए लेते हैं हम ए ऑटो। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए टर्न रेशियो होता है V1 डिवाइड बाई V2 दैट इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N2। ये हमारा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं N1 क्या है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, N2 क्या है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो केवीए रेटिंग होती है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर वो क्या होती है। तो यहाँ पर हम बात करें केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, उसकी बात करते हैं। जैसे केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, केवीए रेटिंग में क्या होगा, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। वोल्टेज और करंट, पहले में करंट आ रही है हमारी I1, यानी V1 माइनस V2 इंटू I1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है I1 I2 है, ये वाली करंट यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है इक्वल टू क्या होगा V2 I2 माइनस I1, ये होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं केवीए ऑटो ट्रांसफार्मर की क्या होगी, V1 I1, क्योंकि V2 और I1 है यहाँ से, और V2 I1 है माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये होगी V1 I1 इक्वल टू V2 I2। ये ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए होगी। अब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए केवी रेटिंग हम देख लेते हैं। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए क्या होती है, तो जैसे हम देखें टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए केवी रेटिंग, टू वाइंडिंग, और टू वाइंडिंग में क्या होगा, यहाँ पर टू वाइंडिंग के अंदर V1 माइनस V2 इंटू I1। जैसे हम यहाँ पर देखें V1 माइनस V2 इंटू I1 है, ये वाला पोर्शन है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर बात करते हैं, ये वाला V1 V2 इंटू I1, ये मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा V1 का हम भाग दे सकते हैं, यानी V1 भार ले लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। V1 भार ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 भार ले लिया तो 1 माइनस के V2 डिवाइड बाई V1। इसका मतलब कह सकते हैं I1 भार आ जाएगा। इसको और हम सॉल्व करें तो V1 I1 हमारा भार हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस के V2 बाई V1 इंटू V1 I1, ये हो जाएगी वैल्यू। यानी केवीए रेटिंग जो होती है ऑटो ट्रांसफार्मर की, यानी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एवीए रेटिंग, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग होती है वो निकल के आई है हमारी 1 माइनस की V2 डिवाइड बाई V1 और
V1 I1 क्या है? V1 I1 हमारी केवीए रेटिंग है ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो हम कह सकते हैं केवीए ऑफ ए ऑटो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग होती है वो क्या होती है? वो हम कह सकते हैं कि ये 1 - के V2 / V1 है। ये किसका फार्मूला हो गया? ये हो गया जो टर्न रेशियो है ऑटो ट्रांसफार्मर का डिवाइड बाई, यानी ए ऑटो डिवाइड बाई ए ऑटो माइनस के 1 इनटू केवीए ऑटो, केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हमारे निकल कर आते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए वो N1 डिवाइड बाई N2 डिवाइड बाई N1 होता है। तो कुछ पॉइंट हैं जो कि यहाँ पर क्या क्या आते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की हम बात करें, कुछ पॉइंट यहाँ पर निकल के आते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो होता है वो होता है N2 डिवाइड बाई N1 इक्वल टू I2 डिवाइड बाई I1। और यहाँ पर पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली, इंडक्टिवली ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफर होती है वो होती है V2 इंटू I1 1 - के। और पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली जो होती है वो ट्रांसफर होती है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर V2 इंटू I2 इंटू के। और यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन हम बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज रेगुलेशन वो क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन होता है x इंटू 1 - के, यानी रिएक्टेंस इंटू 1 - के। x x क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये यहाँ पर क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर के है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ऑटो ट्रांसफार्मर का। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, कैलकुलेशन अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो कैलकुलेशन क्या होगी? अगर कैलकुलेशन करें तो जैसे V1 की वैल्यू हमें दे रखी है 200, V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 वोल्ट। तो यहाँ पर cos फाइव पावर फैक्टर कितना दे रखा है? यूनिटी पावर फैक्टर प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 दे रखा है। पावर जो ट्रांसफर हो रही है वो 15 किलोवाट ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर P की वैल्यू निकालते हैं, कंडक्टेंस पूछा है तो P कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? V2 इंटू I2, V2 की वैल्यू क्या है 120 इंटू I2। अब V2 इंटू कॉस फाइव है, V2 इंटू I2 के क्या है? टर्न रेशियो है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंडक्टिव की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? V2 इंटू I2 इंटू कॉस फाइव, V2 इंटू I2 इंटू कॉस फाइव। तो यहाँ पर क्या है? पावर का फार्मूला है ये, पावर टोटल पावर है P इक्वल टू V2 I2 कॉस फाइव। और टोटल पावर के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ कंडक्टिव निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर निकालना होगा हमें के की वैल्यू। तो के की वैल्यू से पहले यहाँ पर हम देखें कॉस फाइव की वैल्यू बंदे रखी है और पावर यहाँ पर दे रखा, तो V2 I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 I2 इक्वल टू हो जाएगा 15 kVA। अब 15 kVA हो गया, ऐसे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? के इक्वल टू 120, क्योंकि V2 की वैल्यू क्या है 120, V2 डिवाइड बाई V1, के की वैल्यू होती है। तो V2 हो गया 120 डिवाइड बाई V1 की वैल्यू क्या है 200। तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.6। अब के की वैल्यू 0.6 है तो पीसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी कंडक्शन की। तो कंडक्शन हो जाएगा यहाँ पर पीसी, कंडक्टिव जो पावर है वो हो जाएगी 15 इंटू 0.6, तो 15×6 = 90, यानी 9 किलोवाट हो जाएगी कंडक्टिव। और यहाँ पर इंडक्टिव जो बची है वो 6 किलोवाट हमारी इंडक्टिव रह जाएगी। तो इंडक्टिव का भी फार्मूला अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पर इंडक्टिव का फार्मूला क्या लगेगा? V2 इंटू I1। अब I1 की वैल्यू पता नहीं है हमें, 1 - cos फाइव है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें
कि V2 × I2 हमारा आया है 15 किलोवाट एम्पियर। V2 की वैल्यू हमें पता है, लेकिन I1 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो I1 की वैल्यू पता होगी तो हम ये निकाल सकते हैं 1 - K से। यानी हम इससे I1 की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर I1 की वैल्यू पूछे, क्योंकि इंडक्टिव रह जाएगा हमारा 6 इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी है 200 एंड टू I1 की वैल्यू हमें निकालनी है, और 1 - K की वैल्यू क्या है 0.6 है, तो ये 0.4 रह जाएगा। तो 6 इक्वल टू 200 इंटू I1 इंटू 0.4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/80, और इससे हमारी I1 की वैल्यू पॉइंट के अंदर आ जाएगी 6/80, तो पॉइंट आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 600, 8×3 = 24, 8×4 = 32, 8×5 = 40, 8×7 = 56, 8×5 = 40, 8×6 = 48, तो 0.06 एम्पियर के आसपास यहाँ पर करंट की वैल्यू आ जाएगी, और भी कम आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हमें मान लीजिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो बात करेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट की। वो कॉन्सेप्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड विथ 50 हर्ज सिस्टम। तो इसको यहाँ पर 50 हर्ज सिस्टम के साथ में क्या किया गया है, सप्लाई किया गया है, सप्लाई विथ 50 हर्ज सिस्टम। इफ द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इज 30 हर्ज, अब रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी अगर 30 हर्ज दे रखी है तो हमें स्लिप फाइंड करनी है। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, यहाँ पर रोटर करंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ज, तो हमें स्लिप ज्ञात करनी है। तो स्लिप हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर करंट फ्रीक्वेंसी जो होती है, और एक होती है हमारी स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी। तो स्टेटर करंट फ्रीक्वेंसी होती है रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी होती है हमारी FR, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप टाइम्स इनटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं स्लिप इनटू नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पर स्लिप की वैल्यू हमारा इंडक्शन मोटर में स्लिप कैसे दी जाती है, NS - के NR/NS, इस फार्मूले से दी जाती है। N क्या है यहाँ पर, नो लोड स्पीड है, यानी कि हम कह सकते हैं NS है, या फिर NS तो सिंक्रोनस स्पीड के अंदर होता है, N - NR कर देंगे यहाँ पर, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, यानी कि N - के N फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई N। तो N है हमारा नो लोड स्पीड, नो लोड स्पीड, और NF है हमारी फुल लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड। लेकिन स्पीड का तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है। F हमारी है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर स्लिप हमें निकालनी है तो इस फार्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें FR की वैल्यू क्या दे रखी है 30, इक्वल टू स्लिप इनटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50, तो स्लिप की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30/50, तो इससे आ जाएगी वैल्यू 0.6 है। तो ये हमारी स्लिप की वैल्यू हो जाएगी 0.6। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, यहाँ पर हम बात करेंगे स्प्लिट फेज मोटर के बारे में हम बात करेंगे। मोटर है हमारे पास में स्प्लिट फेज मोटर, और स्प्लिट फेज मोटर है, इसके अंदर हमें दे रखी है IM की वैल्यू, यानी यहाँ पर टॉर्क के बारे में पूछना है कि टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, जबकि हमारे पास में यहाँ पर IM दे रखी है मेन वाइंडिंग करंट, यानी हमें ये दो वैल्यू दे रखी है स्प्लिट फेज मोटर के अंदर। IM दे रखी है यहाँ पर मेन
वाइंडिंग करंट, और यहाँ पर आई एस की जो वैल्यू दे रखी है वो दी हुई है हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट। स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट, तो दो चीजें हमें दी हुई है, मेन वाइंडिंग करंट और स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट। हमें यहाँ पर निकालना है टॉर्क इसके प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले तो हम स्प्लिट फेज इंडक्शन स्प्लिट फेज मोटर के बारे में बात करते हैं। स्प्लिट फेज मोटर होती कैसी है? स्प्लिट फेज मोटर के अंदर कोई भी कैपेसिटेंस नहीं होता है ऑक्सिलरी सर्किट के अंदर, यानी कि हमारी जो मोटर है स्प्लिट फेज मोटर किस तरीके से होती है, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और यहाँ पर हमारा होगा स्विच, और यहाँ पर होगी हमारी मेन वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये होगी हमारी मेन वाइंडिंग, यहाँ पर है हमारी आई एन, यहाँ पर है हमारी आई एस, ये हमारी करंट फ्लो जो हो रही है, आई करंट फ्लो होगी यहाँ पर। आई एम है हमारी मेन वाइंडिंग, आई एम क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करें जैसे स्टार्टिंग वाइंडिंग दे रखी है, मेन वाइंडिंग दे रखी है, आई एस यहाँ पर दे रखा है, आई एम यहाँ पर दे रखा है। अब हमें स्प्लिट फेज मोटर के अंदर बात करनी है मेन वाइंडिंग करंट क्या होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट क्या होती है, टॉर्क क्या है, और टॉर्क के रेस्पेक्ट में इनका रिलेशन क्या होता है। तो जैसे हम कहें स्प्लिट फेज मोटर के अंदर कोई भी कैपेसिटेंस नहीं होता है ऑक्सिलरी सर्किट के अंदर। ए फेज स्प्लिट विथ रेस्पेक्ट टू द मेन करंट इज अचीव्ड बाय यूजिंग नैरो कंडक्टर टू अचीव ए हाई रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस रेशियो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो फेज शिफ्ट यहाँ पर लिया जाता है, यानी स्प्लिट फेज है तो फेज शिफ्ट यहाँ पर लिया जाएगा मोटर के अंदर, वो स्प्लिट फेज किसके द्वारा लिया जाता है, तो नैरो कंडक्टर हम यूज करते हैं, छोटे छोटे कंडक्टर यहाँ पर यूज करते हैं, नैरो कंडक्टर टू अचीव रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस रेशियो। तो ये छोटे छोटे नैरो कंडक्टर होते हैं जिनके द्वारा हम रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस रेशियो हम अचीव करते हैं, हाई रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस रेशियो यहाँ पर हम अचीव करते हैं इनके द्वारा, हाई रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस रेशियो, ताकि हम फेज को स्प्लिट कर सके, यानी कि फेज शिफ्ट यहाँ पर कर सके। इंक्रीज द रेजिस्टेंस मीन्स दैट ऑक्सिलरी वाइंडिंग कैन ओनली बी यूज ड्यूरिंग स्टार्टिंग। तो यहाँ पर हम अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है सिर्फ स्टार्टिंग के लिए उपयोग की जाती है, अदरवाइज इट इज ओवर हीट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एज स्प्लिट फेज मोटर हैज सिग्निफिकेंट लोअर टॉर्क एट स्टार्टिंग देन एनी ऑफ द कैपेसिटर मोटर। तो किसी भी कैपेसिटर मोटर की कंपैरिजन हम देखें कि स्प्लिट फेज मोटर का अंदर जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो जिन मोटर के अंदर कैपेसिटर होता है उनके कंपैरिजन में यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क है स्प्लिट फेज मोटर के अंदर लो होता है, एंड ड्यू टू द रिड्यूस्ड फेज एंगल बिटवीन द मेन एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट। और यहाँ पर टॉर्क लो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द रिड्यूस्ड फेज एंगल बिटवीन मेन एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट और मेन वाइंडिंग करंट के बीच में जो फेज है यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाता है, उसकी वजह से लोअर टॉर्क यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे टॉर्क जो डेवलप होगा इसके अंदर वो किस तरीके से होगा, जैसे ये हमारा है स्विच, इस पोर्शन पे क्या आ जाएगा, स्विच आ जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी टॉर्क। अब टॉर्क है वो स्टार्टिंग किस तरीके से की जाएगी, यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ पर की जाएगी इस तरीके से, और रनिंग कंडीशन में हम बात करें, रनिंग कंडीशन में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में जो टॉर्क डेवलप होगी वो इस तरीके से होगी। तो ये होगी हमारी रनिंग कंडीशन।
रनिंग कंडीशन, और ये होगी हमारी स्टार्टिंग कंडीशन। स्टार्टिंग कंडीशन, तो हम बात करें यहाँ पर स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर जो टॉर्क है वो रनिंग कंडीशन के कंपैरिजन में क्या होगी। यहाँ पर टॉर्क है स्टार्टिंग के अंदर, वो रनिंग कंडीशन के अंदर लो रह जाती है, स्टार्टिंग करंट के अंदर हाई रह जाती है। तो ये टॉर्क डेवलप्ड बाय द स्प्लिट फेज मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आई एम एंड आई एस। तो यहाँ पर दोनों के बीच मेन वाइंडिंग करंट और स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट के बीच में जो साइन एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग टॉर्क है यहाँ पर प्रोपोर्शनल होती है, और टॉर्क उनके द्वारा यहाँ पर डेवलप होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्प्लिट फेज मोटर के अंदर सिग्निफिकेंटली लोअर टॉर्क एट स्टार्टिंग देन एनी ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पर लोअर टॉर्क होता है स्टार्टिंग के अंदर बाकी जो कैपेसिटर के कंपैरिजन में, यानी कैपेसिटर मोटर होती है उनके कंपैरिजन में लोअर टॉर्क होता है। और लोअर टॉर्क होने का वजह क्या है, यहाँ पर रिड्यूस्ड फेज एंगल बिटवीन दी मेन एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट। तो फेज एंगल को अगर रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि साइन एंगल होता है, तो फेज एंगल रिड्यूस कर दिया जाए तो वो वैल्यू भी कम हो जाती है, क्योंकि फेज एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री यहाँ पर साइन की चलती है। अब बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर के अंदर बात करते हैं। ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर का। जैसे ट्रांसफार्मर है हमारे पास में, उसके कुछ डेटा दे रखे हैं। ट्रांसफार्मर का डेटा क्या दे रखा है, 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है, और ये 500 और 100 टन रेशियो का, यानी कि 500 हमारी प्राइमरी है, सेकेंडरी हमारी 100 वोल्ट, ये ट्रांसफार्मर दे रखा है। प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है, प्राइमरी यानी हम ये कह सकते हैं कि V1/V2 है। प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 0.3। हमें निकालना है ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी, तो ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी की साइड अगर रेजिस्टेंस रेफर कर रहे हैं, जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है। तो अगर हम जब भी प्राइमरी से सेकेंडरी की साइड जाते हैं तो टर्न रेशियो हमारा होता है जैसे कि N1 अनुपात N2। तो टर्न रेशियो N1 डिवाइड बाई N2 का हम भाग देके जाते हैं, यानी जो भी प्राइमरी पर वोल्टेज होगा या जो भी रेजिस्टेंस होगा प्राइमरी पर, उसमें हम भाग देते हैं N1 डिवाइड बाई N2 के स्क्वायर का। और अगर हम सेकेंडरी से प्राइमरी की साइड आ रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लग देते हैं, इसको हम इधर लग देते हैं, यानी प्राइमरी से जब भी सेकेंडरी की साइड जाएंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी की साइड जाएंगे तो हम भाग दे देंगे R1 में, किसका भाग दे देंगे, N1 डिवाइड बाई N2 का होल स्क्वायर का। अगर हम सेकेंडरी से प्राइमरी की साइड आ रहे हैं, यानी कि प्राइमरी की तरफ रेफर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, R2 जो है सेकेंडरी की साइड जो रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं N1 डिवाइड बाई N2 के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पर इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। तो इस फार्मूले में क्या है, 0.3, यानी हम सेकेंडरी की साइड जो रेजिस्टेंस रेफर करना है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 0.3 डिवाइड बाई N1 डिवाइड बाई N2 क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर कितना है 25। तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी, तो भाग देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/250। तो जीरो लगा दिया तो भी भाग नहीं जा रहा है, 0.0 लगा दिया तो भी भाग नहीं जा रहा, एक और जीरो लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ भी लगाएंगे, तो ये हो गया 300। तो 300 होने की वजह से यहाँ पर एक बार भाग जाएगा, 50 बचेगा, फिर 50 में एक और जीरो लगाएंगे तो दो बार भाग जाएगा, यानी कि 0.012 ओम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर प्राइमरी सेकेंडरी जाना है, सेकेंडरी से प्राइमरी जाना है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे यहाँ पर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर,
थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड इसकी दे रखी है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, यानी सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रही है 1000 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट यहाँ पर दे रखा है। इस पर रन करती है तो डेवलप करती है 5 मैकेनिकल हाउस पावर एट 935 आरपीएम। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है यहाँ पर जिसकी सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम दे रखी है और ये डेवलप करती है 500 आरपीएम, यानी कि क्या करेगी, डेवलप पावर डेवलप करती है 5 मैकेनिकल हाउस पावर एट 935 आरपीएम, यानी 935 आरपीएम पर रन करती है। तो ये 5 मैकेनिकल हाउस पावर है वो डेवलप करती है पावर, जबकि इसकी सिंक्रोनस स्पीड दे रखी है 1000 आरपीएम। व्हाट इज द स्टेटर इनपुट इफ द स्टेटर लॉस इज 400 वाट। यहाँ पर स्टेटर लॉस भी दे रखा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। स्टेटर लॉस क्या दे रखा है, 400 वाट यहाँ पर दे रखा है। स्टेटर इनपुट हमसे पूछा है, स्टेटर इनपुट क्या होगा, स्टेटर इनपुट, तो स्टेटर इनपुट की वैल्यू हमसे पूछेगा। तो स्टेटर इनपुट की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम पावर फ्लो देख लेते हैं इंडक्शन मोटर का कि पावर फ्लो किस तरीके से होता है। स्टेटर इनपुट निकालने से पहले हम देखते हैं पावर फ्लो। इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो किस तरीके से होता है, स्टेटर कॉपर प्लस कोर लॉसेज होते हैं। जैसे हमारे पास में क्या होगा, स्टेटर है, स्टेटर में कॉपर प्लस कोर लॉसेज, ये स्टेटर इनपुट हम यहाँ पर देंगे। यानी स्टेटर इनपुट होगा, स्टेटर इनपुट में से हम निकाल देते हैं स्टेटर कोर प्लस कॉपर लॉसेज। फिर ये इनपुट निकालने के बाद में, यानी लॉसेज निकालने के बाद में, ये हमारा जाता है रोटर इनपुट पर, यानी ये हमारा कहलाएगा फिर रोटर इनपुट। तो फिर रोटर इनपुट में से भी हम क्या करते हैं, रोटर इनपुट में से रोटर के कॉपर और कोर लॉसेज निकाल देते हैं। रोटर कॉपर प्लस कोर लॉस, फिर हमारे पास में बचता है रोटर आउटपुट। अब रोटर आउटपुट है, इसमें हमें क्या निकलेगा, मैकेनिकल लॉसेज हमें निकलेंगे। तो ये होगा हमारा रोटर आउटपुट। रोटर आउटपुट हमें स्टेटर का लॉस दे रखा है और रोटर आउटपुट है, रोटर आउटपुट से हमें मैकेनिकल लॉसेज निकाल लेना है, मैकेनिकल लॉस। तो रोटर आउटपुट से अगर हमने मैकेनिकल लॉस निकाल लिया है, उसके बाद में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा हमारा शाफ्ट पावर इनपुट, यानी शाफ्ट पर वो पावर देंगे, शाफ्ट पर जो पावर दी जाएगी वो हमारी इनपुट होगी। तो इस तरीके से ये पावर फ्लो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर होती है। अब इस पावर फ्लो को हम इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट दे रखा है यहाँ पर, यानी स्लिप है वो भी हम बता सकते हैं। यहाँ पर स्लिप की वैल्यू क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइड बाई सिंक्रोनस स्पीड। स्टेटर पावर इनपुट है, यानी स्टेटर की जो इनपुट पावर है वो क्या है, हमारे मान लेते हैं स्टेटर की इनपुट पावर है वो हमारी पी है यहाँ पर। और हम क्या करते हैं, रोटर इनपुट और एयर गैप पावर हम खोल सकते हैं। रोटर इनपुट क्या होगा, तो रोटर इनपुट की बात करते हैं यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम रोटर इनपुट या फिर एयर गैप पावर। रोटर इनपुट या फिर हम बोल सकते हैं एयर गैप पावर। ये क्या होती है, रोटर इनपुट और एयर गैप पावर। रोटर इनपुट एयर गैप पावर होती है हमारी पी इनपुट इक्वल टू 3I2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाई स्लिप। यानी हम कह सकते हैं कि पावर माइनस के स्टेटर लॉसेज भी हम घटा सकते हैं। पावर में से स्टेटर लॉसेज घटा दिए, स्टेटर लॉस, तो हमारी रोटर इनपुट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रोटर कॉपर लॉस क्या होते हैं, और रोटर कोर लॉस भी निकालना होगा हमें। तो बात करेंगे हम रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस होते हैं, इसको हम निकालेंगे जैसे कि PCU, इसे डिनोट कर देते हैं। ये होगा स्लिप इनटू पी इनटू इनपुट, यानी कि जो इनपुट पावर होगी उसको स्लिप से मल्टीप्लाई कर दिया तो रोटर कॉपर लॉस हमारे पास में आ जाएंगे।
तो जैसे कि स्लिप इंटू पी इनपुट करें तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन रह जाएगा, सिर्फ स्लिप से स्लिप पड़ जाएगा 3I2² इंटू R2। तो ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट अगर हमें निकालना हो, क्योंकि मैकेनिकल पावर आउटपुट यानी शाफ्ट इनपुट हो गया हमारे पास में, तो हम क्या कर सकते हैं, रोटर इनपुट यानी कि पी इनपुट जो इनपुट पावर है उसमें से अगर हम कॉपर लॉसेज, रोटर के कॉपर लॉसेज घटा देते हैं, तो हमारा यहाँ पर रोटर के कॉपर लॉसेज घटा देते हैं, इसकी पावर लॉसेज घटा देते हैं यहाँ पर, यानी स्टेटर के लॉसेज घटा देते हैं, रोटर की इनपुट पावर घटा देते हैं, और रोटर के कॉपर लॉस भी घटा देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर आ जाता है। तो ग्रॉस मैकेनिकल पावर हम निकालें, ग्रॉस मैकेनिकल पावर कैसे होगी, ग्रॉस मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर, ग्रॉस मैकेनिकल पावर जैसे हम क्या निकालें, तो इसको हम पीजी से भी नोट कर सकते हैं, या फिर पी इनपुट माइनस के पी कॉपर लॉस। तो ये क्या हो जाएगा, पी इनपुट माइनस के पी कॉपर लॉस से वैल्यू हो जाएगी, पी इनपुट क्या है हमारा 3I2² R2 डिवाइड बाई एस, और पी कॉपर लॉसेज क्या है हमारे, यानी रोटर कॉपर लॉसेज, रोटर कॉपर लॉसेज हमारे 3I2² इंटू R2। तो इससे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3I2² इंटू R2 हमने ले लिया बाहर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के एस डिवाइड बाई एस, ये हो जाएगी वैल्यू। अब हम देखते हैं रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन द रोटर एयर गैप पावर, रोटर कॉपर लॉसेज और ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट के बीच में रिलेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो रोट रिलेशन हम देखें, पहला तो हम देखते हैं रोटर एयर गैप पावर या रोटर इनपुट पावर, रोटर इनपुट पावर। दूसरा हम देखते हैं रिलेशन किसके बीच में, रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। तीसरा हम इसका रिलेशन देखते हैं किसके साथ में, ग्रॉस मैकेनिकल पावर एंड आउटपुट, ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट, ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट, इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे। तो रिलेशन क्या होगा, जैसे कि ये हमारा पी इनपुट है, ये रिलेशन है हमारा पी कॉपर लॉसेज है, रोटर के कॉपर लॉसेज, और ये हमारा पीजी से डिनोट किया जाएगा। पी इनपुट क्या होता है हमारा, पी इनपुट होता है 3I2² इंटू R2। कॉपर लॉसेज क्या होते हैं, कॉपर लॉसेज होते हैं हमारे, यहाँ पर डिवाइड बाई स्लिप होता है, कॉपर लॉसेज में स्लिप बढ़ जाएगी, तो 3I2² इंटू R2 रह जाएगा। और इसमें क्या होगा, ग्रॉस मैकेनिकल पावर में 3I2² इंटू R2 1 माइनस के एस डिवाइड बाई एस आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें तो वैल्यू क्या आ जाती है, अगर हम एस का भाग भी देते हैं सब में, यानी 3I2² R2 का हम भाग भी देते हैं सब में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ जाएगी, पी इनपुट पी कॉपर लॉस, कॉपर रोटर कॉपर लॉस, और क्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट, ये हो जाएगा। पी इनपुट कितना रह जाएगा, अगर हम 3I2² R2 का भाग देते हैं यहाँ पर सब में, तो ये यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस के स्लिप, 1 डिवाइड बाई स्लिप, यहाँ रह जाएगा सिर्फ 1 रह जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा हमारा 1 माइनस के एच डिवाइड बाई एस। इसमें भी हम क्या कर देते हैं, एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी इनपुट पी रोटर कॉपर लॉस और क्रॉस मैकेनिकल पावर। अगर स्लिप से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर स्लिप हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस की स्लिप हो जाएगा, यानी एस हमारी क्या है, स्लिप है। अब इससे हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें क्या दे रखा है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट दे रखा है 5 HP, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट वो दे रखा है 5 HP। अब HP दे रखा है, इसका मतलब 1 HP में कितना होता है वाट, 746 वाट होता है 1 HP के इक्विवेलेंट। तो 5 HP को हो जाएगा 5 इंटू 746, यानी कि
3730 वाट आ गई। अगर इसमें से स्टेटर लॉस हमारा दे रखा है 400 वाट, तो स्टेटर लॉस हम बढ़ा देते हैं। मान ले स्टेटर लॉस हमारा दे रखा है 400 वाट, तो हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड हमारी दे रखी है, यानी एनएस की हमारी दे रखी है स्पीड कितनी, 1000। रोटर स्पीड हमारी दे रखी है, एनआर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 935। तो इससे हम स्लिप निकाल सकते हैं। स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन एस माइनस के एन आर डिवाइड बाई एन एस। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस के 935 डिवाइड बाई 1000। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.065, यानी स्लिप की वैल्यू आ गई है। अब रोटर इनपुट या फिर एयर गैप पावर हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे हम निकालें रोटर इनपुट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एयर गैप पावर। एयर गैप पावर ये क्या होगी, ये होगी हमारी पीजी, और इसको डिवाइड कर देते हैं 1/-s से, क्योंकि 1-s से डिवाइड करते हैं सबको। तो हमारी हमारी पी इनपुट की वैल्यू क्या आ जाती है, पीजी डिवाइड बाई 1-s। तो पीजी में अगर 1-s का भाग दे देते तो 1 आ जाती है वैल्यू। अगर यहाँ पर जैसे 1-s का भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगी वैल्यू। तो पीजी की वैल्यू क्या है हमारी, ग्रॉस मैकेनिकल पावर हमारी दे रखी है 3730 डिवाइड बाई 1 की स्लिप क्या दे रखी है, 0.065। तो यहाँ पर हम करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 0.065 से 0.065। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि 1 स्लिप है तो ये 1 की स्लिप हो जाएगा। तो इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 3989.30 वाट। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि स्टेटर का इनपुट है वो कैलकुलेट किया सकता है, क्योंकि स्टेटर का इनपुट हमसे पूछा है, तो स्टेटर का इनपुट यहाँ पर कैलकुलेट किया सकता है। स्टेटर इनपुट इक्वल टू क्या होता है, पी इनपुट यानी रोटर का इनपुट पावर या एयर गैप पावर प्लस स्टेटर लॉस। स्टेटर लॉस, तो रोटर का इनपुट पावर कितना है, 3989.30 वाट प्लस स्टेटर लॉस कितना है, 400। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 4389.30 वाट। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज कितना है, 4.4 किलोवाट के आसपास है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे यहाँ पर अल्टरनेटर के बारे में। इसके बारे में है कॉन्सेप्ट अल्टरनेटर के बारे में। ए स्टेटर ऑफ 3 फेज 16 पोल अल्टरनेटर हैज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग with 144 slot and 1 conductor per slot। पिच फैक्टर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। 3 फेज रखा है स्टेटर, 3 फेज 16 पोल दे रखा है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 144 स्लॉट दे रखा है एंड 1 कंडक्टर पर फेज, 1 कंडक्टर पर फेज। तो 16 पोल अल्टरनेटर के अंदर स्टेटर कनेक्टेड, यानी कि अल्टरनेटर किसका कैसे दे रखा है हमारा, स्टार कनेक्टेड दे रखा है, यानी अल्टरनेटर हमारा स्टार कनेक्टेड है, 3 फेज अल्टरनेटर, जिसका स्टेटर में 144 स्लॉट है एक कंडक्टर के अंदर। हमें पिच फैक्टर ज्ञात करना है, जबकि शॉर्ट पिचड यहाँ पर वाइंडिंग है वो शॉर्ट पिच दे रखी है 3 स्लॉट, वाइंडिंग शॉर्ट पिचड वो दे रखी है 3 स्लॉट। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर पिच फैक्टर हमें निकालना है, पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर हम कैसे निकालें,
तो पिच फैक्टर निकालने के लिए हम देखें यहाँ पर, जैसे पिच फैक्टर का जो फार्मूला होता है, nth हार्मोनिक्स के लिए पिच फैक्टर होता है nth हार्मोनिक्स के लिए यहाँ पर पिच फैक्टर होता है, यानी केसी, पिच फैक्टर को हम केसी से नोट कर देते हैं, कॉस एन एल्फा डिवाइड बाई 2। एल्फा क्या है? शॉर्ट पिच एंगल इन डिग्री। ये हमारा शॉर्ट पिच एंगल इन डिग्री, तो डिग्री में है हमारा एल्फा शॉर्ट पिच एंगल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे हमें पी दे रखा है, स्लॉट दे रखा है, यानी जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बात करें। पोल दे रखा है 16, स्लॉट दे रखे हैं हमें कितने, 144 स्लॉट पर पोल कितना आ जाएंगे, एक पोल में जैसे 144 में 9 का भाग दे देंगे, 144 में 16 का भाग दे देंगे तो 9 स्लॉट पर पोल आ जाएगा। और कॉइल स्पैन है हमारा 6 स्लॉट दे रखा है, क्योंकि 3 स्लॉट के अंदर कॉइल शॉर्ट पिच दे रखी है, 3 स्लॉट दे रखा है। इसका मतलब कॉइल स्पैन क्या होगा, कॉइल स्पैन की बात करें तो 6 स्लॉट हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, शॉर्ट पिचड कॉइल दे रखी है, शॉर्ट पिच 3 स्लॉट दे रखी है, तो डबल कर देंगे यहाँ पर, तो कॉइल का स्पैन आ जाएगा हमारा 6 स्लॉट। और चौड़िंग एंगल हम बात करें, कॉर्डिंग एंगल हम बात करते हैं यहाँ पर, कॉर्डिंग एंगल, चौड़िंग एंगल जो है अल्फा की वैल्यू होती है क्यू इंटू गामा। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू होता है हमारा एंगुलर स्पैन और एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच स्लॉट। तो ये होगा एंगुलर एंगुलर स्पैन एंड एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच स्लॉट, एंगुलर स्पैन एंड, या फिर हम बोल सकते हैं एंगुलर स्पैन को, एंगुलर स्पैन और एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच स्लॉट, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच स्लॉट। तो यहाँ पर एंगल जो है एक प्रत्येक पोल के द्वारा जो कवर किया जाता है, एंगल कवर्ड बाई ईच पोल, वो क्या होता है, एंगल कवर्ड बाई ईच स्लॉट यहाँ पर दे रखा है, एंगल कवर्ड बाई ईच पोल दे रखा है 180 डिग्री होता है, एंगल कवर्ड बाई ईच पोल के द्वारा जो एंगल कवर किया जाता है वो पाई होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिकल एंगल हम बोल सकते हैं पाई को, 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है पाई। तो यहाँ पर हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जो गामा है अल्फा के अंदर गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। गामा क्या होगा, गामा होगा 180 डिग्री, क्यू की वैल्यू होती है हमारे पास में, क्योंकि प्रत्येक स्लॉट की तरह ऑयल 180 अल्फा की वैल्यू, एंगल कवर्ड बाई ईच पोल, तो गामा हो जाएगा 1/90 एंगुलर यानी कि एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच स्लॉट। और स्लॉट हमारा कितना आ गया है पहले से, स्लॉट पर पोल 9 स्लॉट पर पोल दे रखे हैं, तो यानी 180 डिवाइड बाई 9 यानी 20 डिग्री हमारे पास में आ गया गामा। अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है, क्योंकि नंबर ऑफ शॉर्ट पिचड है, क्यू है यहाँ पर, ये तो है गामा की वैल्यू, ये जो है यहाँ पर एंगुलर स्पैन यानी एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच स्लॉट है, वो गामा है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्यू की वैल्यू की, क्यू की जो वैल्यू है यहाँ पर ये होती है नंबर ऑफ स्लॉट पिचड है, नंबर ऑफ शॉर्ट पिचड है।
तो शॉर्ट पिचड के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ स्लॉट की बात करें तो ये इस केस में क्या है, 3 दे रखा है हमें क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 स्लॉट दे रखा है, वाइंडिंग शॉर्ट पिचड 3 स्लॉट दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 3 स्लॉट। अब हमें क्यू की वैल्यू भी पता है, अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू वाई, क्यू की वैल्यू क्या है 3 इंटू गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू 20, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है। हम पिच फैक्टर निकाल सकते हैं क्योंकि पिच फैक्टर यहाँ पर पूछा है कॉस एन अल्फा डिवाइड बाई 2, तो पिच फैक्टर आ जाएगा हमारा के पी, पिच फैक्टर के पी की वैल्यू आ जाएगी कॉस एन अल्फा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर कॉस एन अल्फा, एन का हमें पता नहीं है, अल्फा कितना है हमारा 60 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कॉस 60 डिवाइड बाई 2, एन की वैल्यू तो हम कुछ भी मान सकते हैं, एक मान सकते हैं एक के लिए, तो ये आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का फार्मूला क्या होता है, कॉस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, तो हमारा पिच फैक्टर आ जाएगा √3/2। क्योंकि स्टार कनेक्टेड है तो उसके अंदर जो एन की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो ये होगा हमारा जो पिच फैक्टर यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पिच फैक्टर का फार्मूला पता होना चाहिए। पिच फैक्टर का फार्मूला पता होने के बाद में स्लॉट पर पोल निकाल लेना है। स्लॉट पर पोल निकालने के बाद में कॉइल स्पेन, यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये कॉइल का स्पेन है क्या है। अल्फा की वैल्यू हम निकालनी है गामा इंटू क्यू से, क्यू हम मेरा शॉर्ट पिच हो जाएगा, गामा की वैल्यू है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के अंदर होती है, लेकिन गामा की वैल्यू यहाँ पर एक पोल के अंदर स्लॉट पर पोल कितना है उसका हम भाग दे देते हैं गामा के लिए, तो 180 जो भी है हमारा पास में डिवाइड बाई परपोल का, या यानी स्लॉट परपोल का भाग दे देंगे 20 डिग्री आ जाएगा। और फिर उसके बाद में हमारा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा पिच फैक्टर आ जाएगा। तो ये हम कॉन्सेप्ट है जो हमने इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर देखे हैं, बाकी और कॉन्सेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।